Hello, good morning. This is my fifth lecture for the September month और हम लोग चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। पहला शुरू में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हमने करंट कैरिंग वायर लिया था और इस करंट कैरिंग वायर को बैटरी की और रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया था। नीचे एक मैग्नेटिक नीडल लगा दी थी, ये नॉर्थ और साउथ, और जब हम लोगों ने इसके अंदर करंट का मैग्नीट्यूड मेजर कर सकते एमीटर से, जब हमने इसके अंदर जो ही कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, और जब हम लोगों के पास इसके अंदर क्या हुआ, जो ही हमने करंट फ्लो करवाई इसमें डिफ्लेक्शन आया, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ाई, डिफ्लेक्शन बढ़ा, घटा, नीचे से ऊपर ले गए, लेफ्ट से राइट ले गए, तो डिफ्लेक्शन अपोजिट आया। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपके पास जब भी इसके अंदर करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होने पर इसके वायर के चारों तरफ इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसके अंदर है जो इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा। डिस्टेंस बढ़ाएंगे वायर से, अगर मान लो इसको मैग्नेटिक नीडल को दूर लेकर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन कम, जब पास लेकर जाएंगे डिफ्लेक्शन ज़्यादा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसके अंदर दो तीन कैरेक्टर होंगे। पहली चीज़ तो ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म के अंदर होगा। दूसरी चीज़, मैग्नीट्यूड उसका करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और सेपरेशन ऑफ वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नीट्यूड वगैरह बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास एक बेसिक स्ट्रेंथ है। इसी से हमने मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन डिस्कस की थी। उसके अंदर क्या किया था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ या किसी भी मैग्नेटिक पॉल, जो बाहर मैग्नेट है उसका जो एंड है मैग्नेटिक पॉल कहलाएगा। नॉर्थ और साउथ पोल छोटी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हम लोग। तो वो जो मैग्नेटिक पॉल है उसके चारों तरफ का वो रीजन जिसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होती, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है यूनिट हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। हाइपोथेटिकल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि किसी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक पोल्स को हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अगर हम सिंगल अगर मैग्नेटिक पोल की बात करते हैं तो हमें इमेजिनरी यानी हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक पोल के बारे में बात करनी पड़ेगी। इस वजह से हम लोग बोलते हैं यूनिट हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही आपके पास क्या होगा, उस फील्ड की उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी। बी से डिनोट करेंगे इसको, और ये होगा आपके पास Fm/m। फोर्स की यूनिट तो आप लोग जानते ही हैं, न्यूटन है, और पोल स्ट्रेंथ की यूनिट एम्पियर इंटू मीटर होती है। इस तरह से, और इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, टेस्ला के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी यूनिट हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के किसी प्लेस के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, 1 टेस्ला होती है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। डायमेंशनल इक्वेशन भी हम लोगों ने पढ़ी थी। फोर्स की होती है m1 L1 T-2, और इसके पोल स्ट्रेंथ की होती है A1 एंड L1। इस तरह से डायमेंशनल इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड की हमने निकाली थी M1 L0 T-2 N-1। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया था। अब इसके बाद हम लोग इसके अंदर डायरेक्शन फाइंड करेंगे, किस तरह से हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन फाइंड करने के कुछ अलग अलग रूल्स हैं। पहला रूल आता है आप लोगों के पास जिसे हम लोग बोलते हैं स्नो रूल। स्नो रूल क्या होता है कि इसे हम लोग ऐसे लिखे SNOW, स्नो।
और फिर उसके बाद आप लोग वायर के अंदर इस तरह से, अगर किसी वायर में साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो होती है और मैग्नेटिक नीडल कहाँ पर रखी होती है, वायर के नीचे, यानी वायर ऊपर लगा हो, तो इस मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। दिस इज कॉल्ड स्नो रूल। वायर में साउथ से नॉर्थ में डायरेक्शन ऑफ करंट हो और वायर मैग्नेटिक नीडल के ओवर, एस मतलब साउथ, एन मतलब नॉर्थ, ओ मतलब ओवर, वायर ऊपर है, मैग्नेटिक नीडल नीचे है, तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर नॉर्थ पोल इसका जो टिप है वो किधर की तरफ जाएगा, और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जाएगा। अब उसके बाद आपके पास क्या होगा कि जैसे मान लो आपके पास ये वाली चीज़ है और इसके अंदर हमारे पास वायर के अंदर करंट किधर की तरफ फ्लो रहा है, जैसे ये साउथ है, ये नॉर्थ है, करंट फ्लो ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक नीडल आपके पास इस तरह से रखा हुआ है, नीचे की साइड पर ऐसे मैग्नेटिक नीडल रखा हुआ है, तो ये किधर की तरफ मूवमेंट करेगी, इसका नॉर्थ पोल किधर की तरफ मूवमेंट करेगा, वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग स्नो रूल। दूसरा रूल आता है बेटा, जिससे हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, उससे हम लोग नाम देते हैं स्विमिंग रूल। अगर कोई भी पर्सन इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे कोई भी पर्सन स्विमिंग कर रहा है और उसके पैर से सिर की तरफ करंट फ्लो की डायरेक्शन है, जो उसका हैंड शो कर रहा है, राइट हैंड शो कर रहा है, तो उसका जो फेस की डायरेक्शन होगी वो फेस की डायरेक्शन किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। ये कहलाता है स्विमिंग रूल। तीसरा रूल आता है आपके पास राइट हैंड स्क्रू रूल। आप कोई भी स्क्रू को होल्ड कर लें और उसे इस तरह से रोटेट करें। अगर रोटेट करने पर आपका स्क्रू का टिप आगे की तरफ बढ़ रहा है तो टिप किसको शो करेगा, करंट फ्लो की डायरेक्शन को शो करेगा। घुमाने की डायरेक्शन आपके पास कौन सी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और अगर मान लो हम लोग इसे इस तरह से, ये जैसे मान लो मैंने इसके अंदर आपके पास जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये ऊपर की तरफ टिप जाता है और ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास करंट फ्लो की डायरेक्शन, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो टिप किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर। और अगर मान लो हम लोग इसे उल्टा घुमाते हैं तो फिर ये किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। और नीचे की तरफ आएगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लो की डायरेक्शन नीचे, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इस तरह से। और आखिरी जो सबसे आसान होता है वो कौन सा होता है, आप करंट कैरिंग वायर को इस तरह से होल्ड करें, दिख रहा है, ये आपके पास करंट कैरिंग वायर को इस तरह से होल्ड किया, तो ये थंब आपके पास करंट फ्लो की डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी वायर में, इसमें वायर में करंट नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है, तो ये जो कर्ली फिंगर्स हैं, ये कर्ली फिंगर्स किसको शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही है। अगर मान लो आपने वायर के अंदर ऊपर से नीचे करंट फ्लो रही, आप इस तरह से होल्ड करें और फिर इसको कर लें, तो करंट फ्लो की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, तो इसमें कर्ली फिंगर्स की डायरेक्शन किसको शो करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इस तरह से हमारे पास कर्ली फिंगर्स और बाकी की चीज़ें हमारे पास इसके अंदर होती है। तो ये चीज़ आपके पास इसके अंदर, ये रूल्स है। पहला रूल स्नो रूल, साउथ से नॉर्थ में करंट फ्लो जा रही है, वायर मैग्नेटिक नीडल के अबव है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसका नॉर्थ टिप किधर जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन में। वायर ऊपर है, मैग्नेटिक नीडल नीचे है, वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई स्विमिंग रूल। स्विमिंग रूल क्या होता है, अगर कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा है और उसका राइट हैंड पेड़ से सिर की तरफ करंट फ्लो की डायरेक्शन को शो कर रहा है ऐसे, तो फेस की जो डायरेक्शन होगी वो किसको शो करेगी, उस प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। तीसरा मैंने बताया राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर आप लोग इस तरह से घुमाते हैं और घुमाने पर स्क्रू को अगर आप घुमाते हैं और टिप ऑफ स्क्रू ऊपर जा रहा है, तो घुमाने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है, घुमाने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। तो यहाँ पर आपके पास स्क्रू रूल्स है आप लोग को। और चौथा जो सबसे ईजी रूल है कि आप करंट कैरिंग वायर को होल्ड करें इस तरह से कि थंब कर्ली फिंगर्स के परपेंडिकुलर हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर थंब करंट फ्लो की डायरेक्शन को, तो कर्ली फिंगर्स किसको शो करेगी,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगर मान लो करंट फ्लो ऊपर से नीचे आ रहा है, आप इसको थंब को नीचे रखें, कर्ली फिंगर्स इस तरह से हो रही है, तो ये थंब की डायरेक्शन, यानी इसमें करंट फ्लो ऊपर से नीचे आ रहा है। कर्ली फिंगर्स किसको शो करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। तो ये चीज आपके पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के कुछ रूल्स हैं। ये रूल कहलाता है राइट हैंड थंब रूल। सबसे इजी रूल है, इससे आप लोग कहीं भी किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के लिए आपको इमेजिनेशन का काम लेना पड़ेगा कि भाई वायर है, उसके अंदर करंट फ्लो नॉर्थ से साउथ के अंदर जा रही है, फिर उसके बाद वायर अबव है, वो नीचे है, तो फिर उसके हिसाब से इमेजिनेशन से करना पड़ेगा। इसमें इमेजिनेशन नहीं है, थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क है, तो ये ज़्यादा इजीली हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास पहली चीज़, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने ये चीज़ इस्टेब्लिश की कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। फिर हमने उस मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी, यूनिट डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ी, 1 टेस्ला को डिफाइन किया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्शन फाइंड की। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम लोग, और मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमारे पास आता है बियो-सावर्ट लॉ। बियो-सावर्ट लॉ से आप लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड होगा? आपने कोई भी एक करंट कैरिंग वायर लिया और इसमें एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट आप लोगों ने कंसीडर कर लिया, डी आई करंट फ्लो हो रही, और इससे आप लोगों के पास कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी। वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ये एंगल आपके पास कितना आता है? थीटा एंगल आता है। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू बियो-सावर्ट लॉ, इस करंट कैरिंग वायर के इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम लोग उससे कैलकुलेट कर ही लेंगे। राइट हैंड स्क्रू रूल से भी कर सकते हैं, थंब रूल से भी कर सकते हैं, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। पहला, द मैग्नेटिक फील्ड produced due to current carrying length element dl db is directly proportional to I। दूसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl, लेंथ एलिमेंट जो आपके पास है, जो एलिमेंट है वो लेंथ है। तीसरी चीज, db इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। थीटा कहां पर है? dl और r के बीच का एंगल है, तो इसका साइन आएगा। और चौथी चीज आपके पास आएगी, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये चार चीजों पे डिपेंड करता है, और ये डिपेंडेंस ही आपको क्या कहलाती है? बियो-सावर्ट लॉ कहलाती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लेंथ एलिमेंट, dB is directly proportional to magnitude of current, dB is directly proportional to length of element, dB is directly proportional to sine of angle between dl and r, ये वाला एंगल थीटा, and dB is inversely proportional to distance square। जो हमारे पास ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने डिस्कस किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो वो डिस्टेंस बढ़ने के साथ घट रहा था और घटने के साथ बढ़ रहा था, तो डिपेंडेंस आपके पास इस तरह से है, dB is inversely proportional to square of distance। इन सबको हम लोग, ये जो चार रूल है, इन्हीं को हम लोग बियो-सावर्ट लॉ के नाम से जानते हैं। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, एंड दिस इज फोर्थ। सो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आ जाएगा, सबको कंबाइन कर देंगे हम लोग, I dl sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा, k I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये के क्या है? ये के मीडियम पर डिपेंडेंस को शो करती है कि जहां पर आपके पास करंट कैरिंग एलिमेंट जिस जगह रखा होगा, जिस मीडियम में रखा होगा, उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करेगी। तो के की वैल्यू आपके पास आती है म्यू अपॉन 4 पाई। म्यू क्या कहलाता है? परमिएबिलिटी।
परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। जिस भी मीडियम के ऊपर रखे उस मीडियम पर डिपेंडेंस ही क्या कहलाती है? परमिएबिलिटी कहलाती है। अलग अलग मीडियम पर इसकी वैल्यू क्या आती है? अलग अलग आती है। तो यहां पर फॉर वैक्यूम अगर अपन बात करें, K0 से डिनोट करूंगा मैं इसे, वैल्यू आएगी μ0/4 और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। इस फॉर्मूले से आएगा K इज इक्वल टू dB इंटू आर स्क्वायर अपॉन IDL साइन थीटा। dB की यूनिट होती है टेस्ला, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर अपॉन आई की एम्पियर, DL के आपके पास मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, K0 की आ जाएगी आपके पास μ0/4 is equal to 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ये आपके पास वैक्यूम के लिए वैल्यू आएगी और इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरी चीज हमारे पास जो इसके अंदर आती है और वो आती है, क्योंकि किसी मीडियम की आप डायरेक्ट परमिएबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते, आपको क्या करनी पड़ेगी? और रिलेटिव परमिएबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम लोग इसमें क्या करेंगे बेटा कि वही जैसे हमने परमिटिविटी कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर कहलाता था। यहाँ पर भी आपके पास रिलेटिव परमिएबिलिटी आएगी, म्यू आर से डिनोट करेंगे और म्यू आर इज इक्वल टू आएगा म्यू अपॉन म्यू जीरो। प्योर रेशियो नंबर कभी भी आपके पास क्या होता है कि कोई यूनिट नहीं रखता है, यानी ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। सो इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये आपके पास यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी और इस तरह से हमारे पास इसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग। फ्यू सेकंड्स में दे देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन करके हमारी क्लास को कंक्लूड कर देंगे। यस, रिलेटिव परमिएबिलिटी की डेफिनेशन हम लोग लिख रहे थे, द रेशियो ऑफ permeability of a medium to the permeability of vacuum is called a relative permeability। इसी को हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो ये आपके पास क्या होगी बेटा? रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। एक बार इसका हम लोग वेक्टर नोटिफिकेशन देख लेते हैं। dB इज इक्वल टू, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसे हम लोग लिखेंगे n कैप, लिख देता हूँ इसको, I स्केलर क्वांटिटी है, DL क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया और दूसरा आता है I DL क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। जो हमने DL आर साइन थीटा है, इसी को क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या किया है? एक्सप्रेस किया है। तो ये आपके पास
वेक्टर नोटिफिकेशन के अंदर या वेक्टर नोटेशन के अंदर एक्सप्रेशन आएगा।